Hello, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. I welcome you all and appreciate your commendable job that you have shared our videos so much and आपने इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा सपोर्ट हमारे वीडियोस को दिया है and I'm so grateful for all of you for showering your love, showering your support and your motivation for our videos. We are running very successfully this show, the Pari Show, जिसमें हम आप लोगों को कम शब्दों में बहुत इजी और सरल स्पष्ट भाषा में हम आपको जानकारी देते हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़ी है, जो ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ है, आपके आसपास के इन्फॉर्मेशन और सारे अफेयर्स जो आप लोग अनभिज्ञ होंगे, आप लोग अज्ञान होंगे, इस तरह के अफेयर्स हम आपको कम शब्दों में बता देंगे। कम शब्दों में आपका समय और आपकी एनर्जी बचाना हमारा काम है, जहाँ पर हम लोग कोई लब्बो लुहाब नहीं करेंगे, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे और आपको कम शब्दों में बहुत सारी जानकारी हम आपको इस शो में देते हैं। मेरा YouTube चैनल भी है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं परी चौहान टॉक्स टू देश की जनता और परी देश की जनता लिखकर भी आप YouTube चैनल को देख सकते हैं, जिसमें आप घंटी के बटन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे क्लिक करेंगे, आपको सारे ही वीडियोस जैसे ही वीडियो डलता है YouTube पे आपको मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी और आप लोगों के अभी तक के जो भी शेयर आप लोगों ने किए हैं हमारे वीडियोस को फेसबुक पर भी, और उसके लिए बहुत 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 दिल से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया किस तरह से डॉक्टर कफिल जो है पॉलिटिकल दुर्भावना के शिकार हो गए और किस तरह से एक समाज सुधारक जो है पिछले 2.5 साल से उसे परेशान किया जा रहा है, जो एक समाज के काम आ सकते थे, समाज के उपयोग में आ सकते थे, वो राजनीतिक मोहरे के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको लगातार जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। 2017 में जब से उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लाने का काम किया था गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में, तब से लेकर अब तक तो मैंने आपको ये बताया। उसके बाद भी मैंने आपको कोरोना के आंकड़े बताए थे। आज के कोरोना के आंकड़े मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। कोरोना के आंकड़े जो है 38 लाख हो चुके हैं, एक्टिव केस जो है 8.5 लाख हो चुके हैं और 1100 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हो गई है, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मौत के आंकड़े हैं। इसलिए अपना ध्यान रखिए, मास्क पहन के रखिए, सार्वजनिक जगहों में जाने से पहले आप मास्क पहनिए, छींकिए ना, थूकिए ना, क्योंकि छींकने और थूकने से भी कोरोना होता है। तो आप प्लीज़ छींकिए ना और थूकिए ना, और अपने साथ साथ अपने सहकर्मियों की, अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली की और भी मार्केट प्लेस में जो भी दूसरे नागरिक हमारे देश के, उनकी रक्षा करना भी कोरोना से आपका कर्तव्य होना चाहिए इस मुसीबत की, आपदा की घड़ी में। तो आज की हम खबरें देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं, तब से बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, पहले से बैठे हुए नेता है मध्य प्रदेश में, उनके अंदर खासा नाराज है ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी टीम के लिए। और ऐसा बताया जा रहा है कि जब बीजेपी ने उपचुनाव का पूरा की पूरा दारोमदार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पे दे दिया, उसके बाद में काफ़ी सारे नेता नाराज़ हो गए हैं और जो उपचुनाव का दारोमदार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पे दिया है, उसकी वजह से कई नेताओं ने खासी नाराज़गी जताई और बताया है कि पार्टी जो है पुराने नेताओं को भूल चुकी है। जहाँ पर ग्वालियर के एक बहुत फेमस नेता है जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी सरकार में, जयभान सिंह पवैया जो है, जिनका नाम है जयभान सिंह पवैया, को मनाने में अब बीजेपी सरकार लग गई है। उनके रुख से बीजेपी सरकार सत्ते में आ गई है और शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनको पर्सनली मनाने के लिए गए हैं, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। तो जो भी नेता कांग्रेस से आए हैं उन लोगों को एक स्पेशल पोजीशन देना, बीजेपी के द्वारा उनको एक स्पेशल प्रोफाइल देना, काफ़ी सारे बीजेपी के पुराने नेता, बीजेपी के जो मंत्री रह चुके नेता, उनको काफ़ी परेशानी का उनके लिए सबब है और वो इस तरह से सरकार से और बीजेपी से नाराज़गी जता रहे हैं, दिखा रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो बबीता फोगाट, पहलवान बबीता फोगाट है, उसने बताया है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो दिया जाता है उसका नाम बदल के किसी खिलाड़ी के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि खेल पुरस्कार है तो किसी खिलाड़ी के नाम पे होना चाहिए। उसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों में राजीव गांधी का नाम होने पर उसने आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया है कि इसको किसी खेल पुरस्कार है तो किसी बड़े महान खिलाड़ी के नाम पे खेल पुरस्कार होने चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी भारत सरकार की जो रेल डिपार्टमेंट है, रेलवेज है, भारतीय रेलवेज है, उसने लॉकडाउन के समय में भी 8 से 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, और वो भी उन मजदूर तबके से जिनके पास में खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, जो अपनी नौकरी छोड़ के रास्तों में चले जा रहे थे। उनके जब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए
घूम फिर के 15 मई के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, तब जाके कहीं हमारी सरकार की नींद खुली। और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत देने के बावजूद भी सरकार ने ना मजदूरों के खाने पीने का ध्यान रखा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजदूरों के खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर मजदूरों के टिकट का खर्चा उठाए, मगर राज्य सरकारों ने और ना ही केंद्र सरकारों ने ऐसा कुछ किया और उल्टा मजदूरों से ही एक्स्ट्रा टिकट्स का पैसा वसूल किया गया, जिसकी जो कीमत बताई जा रही है वो करीब करीब एक रफ फिगर जो बताया जा रहा है 8 से 10 करोड़ की कमाई जो है कोरोना काल में मजदूरों से रेलवेज ने की है। तो जो एक शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना जो एक तरह से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने की है, और सुप्रीम कोर्ट के बताए जाने पर भी खाने पीने में भी एक ना के बराबर खर्चा जो है रेलवेज ने किया है, और उल्टा जो जितनी कीमत थी टिकट की उससे ज़्यादा ही 100, 150, 250 रुपये तक ज़्यादा कीमत वसूल की गई टिकटों की। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का एक बड़ा मामला निकल के सामने आया है और रेलवेज के लिए शर्म की बात बताई जा रही है, एक चिंता का सबब बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारे देश में नागरिकों की हालत है और नागरिकों की बदहाली की एक तस्वीर जीती जागती दिखाई जा रही है। उसके बाद में जीएसटी के मुआवजे के मुद्दे पर 4 जो नॉन बीजेपी सरकारों से 4 मुख्यमंत्री निकल के आए हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार खुद ही लोन देकर उनको दे दे और ताकि वो अपने राज्यों को चला सके, उनके राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज वो दे सके। उनके शिक्षा और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की सैलरीज नहीं दी गई है, तो उनको अपने कर्मचारियों की सैलरीज के लिए पैसों की ज़रूरत है और जो भी 14%, 10% जो भी जीडीपी का मुआवजा जो उनको मिलने वाला था वो उनको दे दिया जाए। और ऐसे में जो केंद्र सरकार के पास में एक सॉवरेन स्टेट के चलते केंद्र सरकार के पास में जो फैसिलिटीज़ होती है लोन्स की वो राज्य सरकारों के पास में नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। तो ऐसे में केंद्र सरकारों को राज्य सरकारों के इन 4 मुख्यमंत्रियों ने गुहार लगाई है, जिसमें तेलंगाना के राजशेखर राव है। के राजशेखर राव के बाद में के पलानीस्वामी है जो हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो आपको पता है। के पलानीस्वामी के अलावा भूपेश बघेल भी है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। तो इन 4 मुख्यमंत्रियों ने तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली और छत्तीसगढ़ क्रमशः इन मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख के उन्होंने कहा है कि आप हमारे जो खर्चे हैं वो बंद हो चुके हैं, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, तो आप कृपया करके खुद ही लोन ले लीजिए और खुद ही लोन लेके हमको जिस तरह की आपकी कमिटमेंट थी जीडीपी का मुआवजा देने की, जीडीपी का जो भी हिस्सा हम लोगों को मिलने वाला था वो हमें जल्द से जल्द दीजिए। जो इस कैलेंडर ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 5 महीने में उनको नहीं दिया गया है, तो ऐसा उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा है। उसके बाद में जो पिछले 5 महीनों में जो 5 राज्यों से ही सबसे ज़्यादा मौत के आंकड़े आए हुए हैं और 56% जो कोरोना के आंकड़े आए हुए हैं वो 5 राज्यों से आए हुए हैं। ये 5 राज्य जो है मैं आपको बता दूं, ये 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इन 5 राज्यों से जो लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले यहीं बढ़ रहे हैं। तो जो इन राज्यों में कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है या लॉकडाउन बहुत जल्दी खुल गया है, दुकानें सारी की सारी खुल जाने की वजह से इन राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले जो है अभी निकल के सामने आ रहे हैं, जो फिर से दुख की बात है। उसके बाद में हम देखेंगे कि फेसबुक को आज पेशी पे बुलाया जाना था, जो नहीं हो पाया किसी वजह से। तो जो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता हैं डेरेक ओबेरॉयन के हिसाब से फेसबुक जो है बीजेपी के साथ में मिली हुई है और वो इसका पर्दाफाश करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब फेसबुक बीजेपी के साथ में मिली है तो हमारी पार्टियों को इस बारे में पता करने का पूरा हक है, सवाल पूछे जाने का पूरा हक है। और इसी मुद्दे पर शशि थरूर जी ने भी कहा है कि हमें सवाल पूछना है और जो संसद का सत्र बुलाया जाएगा 14 सितंबर से, वहाँ पर सवाल पूछने के लिए हम किसी तरह का लेटर जमा नहीं करेंगे। जबकि संसद में अगर हर साल की तरह संसद का मानसून सत्र लगाया जा रहा है तो प्रश्न वाला काल क्यों नहीं लगाया जा रहा है। तो डेरेक ओबेरॉयन के साथ में शशि थरूर जी भी सामने आए हैं, क्योंकि संसद के मानसून सत्र का अनाउंसमेंट हो गया है। संसद के मानसून सत्र के अनाउंसमेंट में हम देखते हैं
कि किसी भी हिसाब से केंद्र सरकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहती और सवाल जवाब वाला जो सेशन होता है एक सत्र में विपक्ष की तरफ से, उसको रद्द किया गया है, हटा दिया गया है, जिसको लेके विपक्ष बहुत परेशान है। और विपक्ष जो है ये बता रहा है कि जो जीडीपी गिर गई है उसके लिए कोरोना पे ठिकरा फोड़ दिया है केंद्र सरकार ने। इसी तरह से प्रश्नोत्तर काल को, प्रश्नोत्तर सेशन को टालना भी कोरोना महामारी ही बताया जा रहा है, जो कि सही नहीं है कि सारा ठिकरा जो है कोरोना पे फोड़ दिया जाए। हम लोग भी सेफ्टी से ही रहेंगे और हमें सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए विपक्ष के चलते, क्योंकि जब से 5 महीने से संसद का सत्र नहीं लगा है तब से हमारे अंदर बहुत सारे सवाल है, ऐसा शशि थरूर जी ने कहा है। और खासी नाराजगी विपक्ष में नजर आ रही है केंद्र सरकार को लेकर कि सरकार हर चीज़ का ठिकरा जो है वो कोरोना पे फोड़ रही है, कोरोना काल पे फोड़ रही है, जो कि सही नहीं है, ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना है। सो डेरेक ओब्रायन के साथ में शशि थरूर जी ने भी खासी नाराजगी जताई। फिर हम बात करें, राहुल गांधी जी ने ये बताया कि मोदी सरकार की उटपटांग नीतियाँ और मोदी सरकार के जो है एक बेहुदा चलन के चलते और सिर्फ झूठे जुमलों की वजह से आज हमारा देश जो है वो बिकने को खड़ा हो गया है। राहुल गांधी जी ने बताया है कि एक मोदी आकर जो हमारे पूरे देश को जो है उसने परेशान कर दिया है और मोदी की वजह से हमारा देश जो है वो संकट का सामना कर रहा है, ऐसा आज राहुल गांधी जी ने भी बताया है। तो बात तो सही है किसी भी तरह से देखा जाए तो, चाहे राजनीतिक फ्रंट हो, चाहे सीमा पर, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, हर जगह पे जो है हमारा देश संकटों का सामना करते जा रहा है, ये हम सबको पता है। कैलाश मानसरोवर में चीन ने अपनी मिसाइल लगा दी है और LAC पर जो तैनात हमारी सेना है पूर्वी लद्दाख में, वहाँ पर भी जो है चीनी सेना आग के सामने खड़ी हो गई है। चीनी सेना ने हमारी भारतीय धर्म की भावनाओं को आहत किया है। चीन का कहना है कि जो धर्म होता है वो अफीम होता है, इसलिए वो धर्म वरम को नहीं मानते। धर्म या धार्मिक भावना एक अफीम की तरह है, तो वो धार्मिक भावनाओं को या धर्म को नहीं मानना चाहेंगे। और चीन ने ये भी बताया है कि चीन एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है और वो जो है किसी भी तरह से भारत जैसे देश से पीछे नहीं हटना चाहेगी। उसने कभी भी सीमा के जो सहमति का उल्लंघन नहीं किया LAC पर। और वहाँ पर जो चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग ही, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो है हमारे सैनिकों ने कभी उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन भारत जो है हमारी बार बार अवहेलना कर रहा है, हमारे सैनिकों की बार बार बेइज्जती कर रहा है, तो हमारे सैनिकों की बेइज्जती सहन नहीं की जाएगी और हमारे सैनिकों की बेइज्जती का बदला हम लोग लेंगे। इसीलिए शायद उसने कैलाश मानसरोवर, जहाँ पे हमारी हिंदू धारणा के हिसाब से शिव और पार्वती का वास होता है, वहाँ पर चीन ने अपनी मिसाइलें लगा दी है, जिसकी वजह से एक उकसाने वाला काम बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे सैनिक सकते में हैं। हमारी सरकार ना तो युद्ध का ऐलान कर रही है, ना तो चीन के साथ में पूरी तरह से समझौता कर रही है। हमारी सरकार को शायद चीन के साथ सरेंडर कर देना चाहिए, चीन को अपनी एशिया की सबसे बड़ी जो है पावर मान लेना चाहिए और चीन के साथ में पंगे नहीं लेना चाहिए। शायद ऐसा ही चीन चाहता है और चीन अगर ऐसा चाहता है तो बैठ के चीन के साथ में इस तरह की बातचीत हम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें चीन के साथ में, चीन के सुपर पावर होने का एशिया में हमें मान रखना चाहिए था, सम्मान रखना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। हम अमेरिका के साथ हो गए, जिसकी वजह से चीन हमसे खासा नाराज़ है और यही नाराज़गी है जो चीन लगातार हम पे उड़ेल रहा है। उसने नेपाल को अपनी तरफ कर लिया, उसने पाकिस्तान को अपनी तरफ कर लिया और भूटान को अपनी तरफ कर लिया और सारे ही देश श्रीलंका से लेकर म्यांमार तक उसके बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। तो ऐसे में जो है हमें चीन को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि किस तरह से चीन हमसे सुपीरियर है। अगर युद्ध की बारी आ रही है तो चीन की GDP हमसे 6 गुना ज़्यादा है। चीन का जो खर्चा है सेना पर वो हमसे 7 गुना ज़्यादा है। चीन हमसे ज़्यादा सेना पर खर्चा करता है। जब GDP ज़्यादा है तो सेना पे ऑब्वियसली ज़्यादा खर्चा करेगा। तो चीन हर मामले में हमसे सुपीरियर है और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि चीन हमसे सुपीरियर है और चीन जो है हमसे आगे है और बहुत आगे है। और इसके बारे में हमने पड़ोसी होने के बावजूद भी चीन को भाव नहीं दिया और हम अमेरिका के साथ हो गए। हम जाके हाउडी मोदी मना रहे हैं, हम आके यहाँ पर फिर नमस्ते ट्रम्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीन हमसे बहुत बुरी तरह चिढ़ चुका है। और चीन जब चिढ़ चुका है तो उसकी चिढ़ का सामना जो है, उसकी एक
खींच का सामना जो है हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे सैनिक जो है आज 15 जून को तो हमारे सैनिक मरे ही थे। आज उसके बाद में 3 महीने का समय हो गया है कि हमारे सैनिक लगातार दहशत में हैं और एक सैनिक ने तो अपने आप को गोली मार ली है। तो इस तरह का माहौल हमारे देश में चल रहा है और हमारी सरकार जो है सिचुएशन को हैंडल करने में असमर्थ सी नज़र आ रही है। रक्षा मंत्री के जम्मू कश्मीर स्थित कार्यालय से एक मैसेज दिया गया देर रात कि आप चैन से सो जाइए, हम आपके साथ हैं और हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप चैन से सो जाइए। और हम लोग सीमा पे तैनात है, इस तरह से जो है रक्षा मंत्री का मैसेज आया हुआ है। लेकिन फिर भी एक डर का माहौल है, एक सख्ती का माहौल है, एक दहशतगर्दी जो है चीन ने मचाई हुई है हमारे देश में, जो बहुत 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 ज़्यादा हमारे लिए, हमारे सैनिकों के लिए जो है दयनीय स्थिति और हमारे देश के लिए एक जो है विकट स्थिति पैदा कर सकती है।